बच्चों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। साथियों, कहते हैं ना कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, किंतु पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का जोरदार स्वागत, अभिनंदन, आभार है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का वह टॉपिक लेके आया हूं जहां से आपकी परीक्षा के लिए ना बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यह चैप्टर ऐसा है जहां से आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन बनते हैं। मतलब आप इस चैप्टर को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यह चैप्टर तो बहुत लंबा है, आखिर हम कितना याद करें। तो आज के बाद से आपको इस चैप्टर को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगी, क्योंकि आज ही इस पूरे चैप्टर का स्वाहा हो जाएगा। यानी कि एक एक बातें मेरी आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी बच्चों, समझ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा और क्लास से एक भी बातों को मिस ना करिएगा। मैं आज आपको जो यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर है, इससे चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न होगा चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे आज की क्लास के बाद से। अगर बेटा आपके मन में है बनना टॉपर, आपके मन में इच्छा आती है कि सर हमें बनना है टॉपर, तो जो टॉपर से बच्चे होते हैं ना, उनके दिल में एक ही चाह होती है कि किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ा जाए। तो आपके मन में भी यही चाहत होनी चाहिए कि आज हम इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। साथियों, तो सौरभ कुमार, प्रिंस कुमार, अखिल, कार्तिक, वैष्णवी, सुप्रिया, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार, बिहार की पावन धरा को नमस्कार है। साथियों, आज हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यह जब चैप्टर आता है तो आपको सुनकर ना थोड़ा सा डर लगता है, कभी-कभी आपके हाथों में आती है, लेकिन आज के बाद से आपके मन में बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, यह डर मैं समाप्त कर दूंगा। तो जब भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का आता है बात ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहली बात आती होगी आपके मन में कि सर ये राष्ट्रवाद क्या होता है ना। तो राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब होता है देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम का होना। जब आप अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं, देश के हित में बात करते हैं, यही कहलाता है राष्ट्रवाद। तो क्या आप अपने देश के लिए एक राष्ट्रवादी हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि आप भी तो ये चाहते हो ना कि हम अपने देश की कैसे सेवा करें, हम अपने देश के लिए क्या क्या कर दें कि हमारा देश जो है सबसे आगे बढ़ जाए। तो यही तो कहलाता है राष्ट्रवाद। तो आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहा है आपके अध्याय में, कक्षा 10वीं का चैप्टर है। तो क्या आप इससे पहले परिचित हैं? जी हाँ, आपने कक्षा 9वीं में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है ना, ये कहां से होती है? फ्रांस की क्रांति से होती है। फ्रांस की क्रांति, तो मतलब इसका मतलब है कि फ्रांस की क्रांति क्या है? तो फ्रांस में क्रांति हुई होगी, है ना। जैसे अगर आपसे मैं पूछ लूं कि आपके घर में तोड़ फोड़ हो रही है, तो उसका कुछ कारण होगा ना बेटा, कुछ कारण होगा। ऐसे ही फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका कुछ कारण था। तो फ्रांस में एक राजा थे, एक सम्राट थे, जिनका नाम था लुई 16वां। सोचिए क्या नाम था? लुई 16वां। यह नाम आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? मैं बता रहा हूं। लुई 16वां एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन में सिर्फ 3 बार नहाया था। जीवन में सिर्फ 3 बार नहाया था। कौन? लुई 16वां। यह ऐसा शासक था जो कि कहा जाता है कि निरंकुश शासक था। यह कहता था कि मैं ही राजा हूं। मैं क्या हूं? एक राजा हूं। कहां का? फ्रांस का राजा हूं। मैं जो कहूंगा वह क्या होगा? नियम होगा। मैं अपने जनता का शोषण करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं। तो फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना किया था किसने? लुई 16वां ने, है ना। तो लुई 16वां जो था एक निरंकुश शासक था। वह चाहता था कि फ्रांस की जनता के अधिकारों को हमेशा दबा कर रखूं। और ये जो लुई 16वां था, किस वंश का शासक था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का शासक था। आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। जब नेपोलियन आता है 1800, जब नेपोलियन आता है 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो वहां पर फ्रांस की क्रांति का, फ्रांस में क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण था कौन? नेपोलियन। नेपोलियन आता है। नेपोलियन एक क्या था? बहुत ही अच्छा राजा था। नेपोलियन जो है, नेपोलियन चाहता है कि फ्रांस में जो ना, फ्रांस में किसकी स्थापना हो जाए? लोकतंत्र की स्थापना हो जाए।
नेपोलियन चाहता है कि लुईस लामा का जो शासन है, लुईस लामा का शासन को समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा ही होता है, जो लुईस लामा होता है उसका शासन समाप्त कर देता है कौन? नेपोलियन। नेपोलियन पहले क्या होता है? एक सैनिक होता है, फ्रांस की सेना में एक सैनिक होता है, और धीरे धीरे कर वह क्या बनता है? फ्रांस का सम्राट बन जाता है ना। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार अभी तक जितने भी बच्चे ना क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। हाँ जी, तो देखिए राष्ट्रवाद की जब भी बात किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम का होना ही कहलाता है राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, है ना। तो आइए हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए जब भी बात की जाएगी, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। तस्वीर किसकी है? नेपोलियन बोनापार्ट की है। किसकी है? नेपोलियन बोनापार्ट की है। बच्चों क्लास की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लास को शेयर कर दो, बहुत दमदारी के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ना कभी भी यह चैप्टर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिलो दिमाग में छा जाएगी आपको मेरी बातें, है ना। तो देखिए जो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की बात करता है ना, इसका बीजारोपण कहाँ हुआ था? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर? फ्रांस में हुई थी कब क्रांति? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। तो देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थे, यह उन्नत रूप में प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में यह तो उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई, जिसके कारण यह टेस्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। कहने का मतलब है कि जो 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांस में, 19वीं शताब्दी आते आते, मतलब 19वीं सदी आते आते क्या हो गया? पूरे विश्व में इसका स्वरूप जो है काफी आक्रामक हो गया। सभी देश चाहने लगे कि हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, हमारा देश भी लोकतंत्र को पास होना चाहिए, हमारे देश से भी राजा का शासन समाप्त करना चाहिए। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहने का मतलब है कि फ्रांस में लुईस लामा का जब शासन समाप्त होता है तो वहां आता है नेपोलियन। नेपोलियन जो था लोकतंत्र का समर्थक था, वह चाहता था कि मैं अपनी जनता के हितों की रक्षा कैसे कर सकूं, अर्थात अब मैं पूरे फ्रांस से राजा का शासन समाप्त कर दूंगा। अब यहाँ पर राजा का शासन नहीं होगा, अब यहाँ पर जनता का शासन होगा। कौन चाहता था ऐसा? नेपोलियन चाहता था, ठीक है। तो नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान एक संहिता लाया, जिसे क्या कहता है? 1804 का इन्होंने नेपोलियन कोड बनाया। किसने? नेपोलियन ने 1804 में एक नेपोलियन कोड लेके आता है। उसमें इसने कई बातों का निर्णय किया, उसमें इसने कई बातों को सम्मिलित किया। और नेपोलियन जो था, नेपोलियन संहिता जो लागू किया था इसने 1804 में, ये कहता था कि मेरे द्वारा जितने भी विश्व में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, सभी युद्धों से भी महान यह नेपोलियन संहिता है, जिसे मैं फ्रांस की जनता को समर्पित करता हूं। उसने नेपोलियन संहिता में क्या क्या बातें मेंशन की थी, क्या क्या बातें लिखित थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेपोलियन संहिता में इसने कहा कि अब जो होगा, राजा के पुत्र को राजा की भात जो है उसकी कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। मतलब राजा की, रजवाड़ों की सारी सुविधाएं को क्या कर दिया इसने? समाप्त कर दिया। दूसरा कारण था इसका, इसने दूसरी बात को क्या मेंशन किया था? दूसरी बात इसकी थी कि अब जो होगा पूरे के पूरे फ्रांस में जनता का शासन होगा। किसका शासन होगा? यानी कि जनता का शासन होगा, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी। तीसरी बात इसने मेंशन की कि अब जो होगा, जितने भी मजदूर होंगे फ्रांस में, उनको उनकी समयावधि निश्चित कर दी जाएगी। मतलब मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसने 1804 में जो नेपोलियन संहिता लागू की, उस नेपोलियन संहिता में ऐसी ऐसी बातें सम्मिलित की जिससे यह पता चला कि पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में अब लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा।
नेपोलियन के द्वारा जो फ्रांस में सुधार किए गए, इससे पूरे यूरोप में यह बात फैल गई कि एक व्यक्ति ऐसा है फ्रांस में आया है जो कि लोगों के हितों की बात करता है, गरीब वर्ग की बात करता है, जनता के हित की रक्षा करना चाहता है। यह तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन जाता है इटली, किसके कब्जे में था? यह इटली जो था ना, इटली कब्जे में था दोस्तों, किसके? ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, है ना। इटली ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। इटली को भी जाके छुड़वा देता है नेपोलियन एक बहुत बहादुर शासक था, पहले सैनिक था फिर बाद में शासक बनता है ना। तो फिर नेपोलियन की पूरे यूरोप में बहुत चर्चा हो जाती है कि एक व्यक्ति ऐसा आया है फ्रांस में जो कि चाहता है कि जनता के हितों की रक्षा किया जाए, जनता के हितों की बात करता है और अच्छे कार्य करता है ना। तो नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के कई राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली जो था ना टर्की के अधीन था। इटली उस समय इटली जो था ना ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगर इटली को ऑस्ट्रिया से छुड़वाता ना, इटली को ऑस्ट्रिया से जो नेपोलियन था छुड़वाता ना, तो क्या इसका एकीकरण हो सकता था? नहीं हो सकता था, है ना। तो यह बात जो थी, यही बात जो थी नेपोलियन को महान बनाती चली। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। जिस तरीके से नेपोलियन की शक्तियां बढ़ती जा रही थी, यूरोप के सभी देश बहुत भयभीत हो गए थे। यूरोप के सभी जितने भी देश थे उनमें चर्चा होती थी कि नेपोलियन एक दिन हमारे ऊपर भी आक्रमण करके हमारे राज्य को भी हथिया लेगा। तो 4 बड़े राज्य, कौन सा? 4 बड़े राज्य कौन कौन से थे याद रखिएगा। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। प्रेब, क्या नाम था? प्रेब। पा से हो गया प्रसा, पा से प्रसा। दिख रहा है साफ साफ ना? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है? हाँ साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। रा से क्या हो गया? रूस हो गया। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया। और बी से क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया, बी से ब्रिटेन। ये 4 बड़े देश मिलकर ना नेपोलियन को हरा देते हैं, क्योंकि नेपोलियन की महत्ता, नेपोलियन की शक्ति बहुत बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते क्या करता है, 4 बड़े देश प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? नेपोलियन को हरा देते हैं। और 1815 में वियना की राजधानी, वियना की ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है इन चारों देशों का, और कहते हैं कि अब आइए हम सम्मेलन करते हैं जो नेपोलियन फ्रांस का है, जो नेपोलियन ने इटली को छुड़वा दिया था, अब हम लोग कैसे इनके हिस्सों को तोड़ते हैं, कैसे इनका आपस में बंटवारा करेंगे, है ना। तो देखिए, जो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था, है ना। तो 1815 में जो बैठक हुई थी, इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब यह जो मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया में बैठक हुई थी, वियना में जो बैठक हुई थी, इसका लक्ष्य क्या था कि हम जो लुई 16वां वाला शासन था, अब हम उसको फिर से स्थापित करेंगे। नेपोलियन ने जो जो बातें यहाँ पर फ्रांस में लागू की हैं, अब उन सभी बातों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो होगा फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश की तरह, बुर्बो राजवंश की तरह, जैसे कि लुई 16वां ने कार्य किया था, उसी हिसाब से फिर से कार्य होंगे, है ना। हाँ जी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, यह यूरोप है, इटली के एकीकरण के पहले और उसके बाद का है। तो देखिए, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। तो इसमें जो 4 बड़े देश थे, इनके अलावा भी कई देश शामिल होते हैं यहाँ वियना में, और इसमें नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्यों को असहमति जता देते हैं कि अब जो नेपोलियन ने कार्य किया है, अब यह सब जो नियम कानून बनाए हैं नेपोलियन ने, अब कुछ भी मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? यह प्रश्न आपसे पूछता है, किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया था, जो कि क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। कहने का मतलब है कि यह चाहता था, घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब हो गया कि अब हम पुरानी व्यवस्थाओं को अपनाएंगे, नई कोई व्यवस्था नहीं अपनाएंगे। प्रतिक्रियावादी का मतलब हो गया कि अब हम कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं है,
कोई भी परिवर्तन हम फ्रांस में नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, जनता के हितों की कोई बात नहीं करेगा, जो भी राष्ट्रवादी भावना जिसके भी मन में होगी उसको दबा देंगे। इसी का अर्थ होता है प्रतिक्रियावादी होना। ठीक है, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, जो कि मैंने आपको बताया ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक प्रेब याद रखिए, प्रेब है ना, जैसी यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था, है ना। ये चार देश मिलकर क्या करते हैं, जो नेपोलियन ने नियम कानून लगाए थे उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं और फ्रांस में पुनः वही पुराना राजा का शासन जो है लागू हो जाता है। आप सभी को बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो बेटा? एक बार अगर बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो, मैंने जो जो बातें बताई हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो बेटा, और सभी लोग स्टेटस लगा दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखिए, नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया गया था गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। कहने का मतलब है नेपोलियन युग के समाप्त होने के बाद फ्रांस में कौन सा युग लागू हो गया, तो आप कहोगे मेटरनिक युग लागू हो गया, क्योंकि मेटरनिक ही तो ऑस्ट्रिया पूरे यूरोप का एक बड़ा देश माना जाता था, शक्तिशाली देश था। तो कहने का मतलब है कि मेटरनिक युग आता है। मेटरनिक युग का लक्ष्य क्या था, तो मतलब पुरानी व्यवस्था जो कि चली आ रही थी, राजा का शासन जैसे चला आ रहा था, नेपोलियन ने जो जो सुधार किए थे फ्रांस में, फिर से उसको खत्म करके पुरानी व्यवस्था को अपनाना मेटरनिक का प्रमुख लक्ष्य था। तो अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। वियना जो कांग्रेस होता है, इससे क्या होता है, नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिक युग की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि ऑस्ट्रिया का इटली पर कब्जा था, और आता है नेपोलियन, छुड़वा देता है। फिर से जब नेपोलियन हार जाता है तो ऑस्ट्रिया फिर से इटली पर कब्जा कर लेता है और इटली के कई टुकड़े कर देता है। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। सिसिली और नेपल्स जो इटली के दो प्रमुख क्षेत्र थे ना, तो बुर्बो वंश के कौन थे, फर्डिनेंड थे, इनको दे देता है कौन, मेटरनिक दे देता है। उसके बाद रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए। जो इटली की राजधानी थी रोम, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे ना, उसको पोप का दे देता है। पोप कौन थे, तो ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते हैं ना, ईसाई धर्म को मानने का जो प्रमुख होता है, जैसे अपने यहाँ अगर हिंदू धर्म में कहोगे तो पंडित होते हैं, पुजारी, ऐसे ही पोप होते हैं ईसाई धर्म के, तो पोप को दे दिया। और लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता क्या हो गई, कायम हो गई। जो वेनेशिया और लोम्बार्डी थे, यह प्रमुख या बड़े राष्ट्र थे, बड़े राज्य थे, तो इनको क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया ने अपने पास कर लिया। ठीक है, परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया, तथा जिनेवा और सार्डिनिया पिंडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तो जिनेवा और जो सार्डिनिया था ना, ये पिंडमाउंट जो था उसके साथ में शामिल कर देता है। ठीक है, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। तो कहने का मतलब है कि जर्मन महासंघ में 39 राष्ट्रों को क्या किया गया, अभी भी सुरक्षित करके रखा गया। ठीक है, मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना कर दी। इस तरह वियना सम्मेलन को अपनाता है ना। प्यारे बच्चों जल्दी से बता, कौन था, लुई 16वां आता है फ्रांस में, कौन आता है, लुई 16वां